नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं आपका। और जैसा आप थंबनेल देख रहे होंगे, भारत की जनजातियां। और इससे पहले दो क्लासेस हम लोगों ने पढ़े हैं वर्ल्ड ट्राइब्स के, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत की प्रमुख जनजातियां। और भारत की जनजातियों को पढ़ने से पहले मैं आपको एक रोचक तथ्य बता दूं कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की, तो दुनिया की सबसे प्राचीन अगर ट्राइब्स कोई है, सबसे पुरानी जनजाति कोई है, तो ये कहा जाता है जारवा। किसको मानते हैं? जारवा। और आपको जानकारी बता दें इसके लिए कि जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार की ट्राइब्स है। कहाँ की? अंडमान निकोबार की। तो पूरे दुनिया में सबसे पुरानी जनजाति होने का दर्जा अगर किसी देश के पास है तो वो भारत के पास, और वो कौन सी जनजाति है? जारवा। तो अंडमान निकोबार को जब बताएंगे तो वहाँ बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जैसे जारवा है, ओंग है, शोम्पेन है, सेंटलीज है। और सेंटलीज के बारे में आपको पता है कि यह रिस्ट्रिक्टेड आइलैंड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ बिना सरकार की परमिशन के आप कभी भी एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि ये जनजातियां तुरंत इंसानों को मार के खा जाती हैं। ठीक है, तो आइए ऐसे ही कुछ फैक्ट्स पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू किया जाए आज का टॉपिक्स, इंडियन ट्राइब्स। जैसा देखिए, आप साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि 2021 की जनगणना रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसलिए नेक्स्ट आपके अगर किसी भी एग्जाम में अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो वो किसको बेस मान के पूछेगा? 2011। क्लियर? तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किस पॉपुलेशन या किस जनगणना को बेस मान के बात कर रहे हैं? 2011। तो भारत की जनजातियों को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि आदिवासी शब्द सबसे पहले दिया किसने? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, उनका नाम है ठक्कर बापा। क्या नाम है? ठक्कर बाबा। कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं ठक्कर बापा लिखता है, तो मैं दोनों लिखिए दे रहा हूं, बाबा। सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हैं ठक्कर बाबा या ठक्कर बापा। चलिए आइए मैं कुछ आपको फैक्ट दिखाता हूं यहां, और इन फैक्ट को जहां जहां मैं अंडरलाइन करूंगा आप अपने नोट्स में उसको जरूर ध्यान रखिएगा और बना के रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या 10,42,81,034। तो सवाल आपसे यह नहीं पूछेगा कि इस समय भारत की जनजातियों की कुल संख्या कितनी है। आपके परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछेगा तो सवाल यह बनेगा कि बताइए वर्तमान में भारत के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट ट्राइब्स है। बात समझ आ रही है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता दूं, और ये पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां हैं। मतलब भारत की जितनी भी आबादी है उसका 8.6% कौन है? ट्राइब्स है, जनजातियां हैं। क्लियर? जिसमें ग्रामीण, ये भी ध्यान रखिएगा, रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 11.3, और अर्बन की अगर हम बात करें, शहरी जनसंख्या की बात करें, तो 2.8%। ये है आपके एग्जाम के फैक्ट जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं। जैसे अगर पूछेगा कि बताइए भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट ट्राइब्स है, तो इसका जवाब होगा 8.6। जनजाति या आदिवासी शब्द सबसे पहले किसने दिया? ठक्कर बापा ने दिया। अगर पूछेगा कुल कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, तो इनकी 11.3, और अगर शहरी पूछेगा, अर्बन पूछेगा, तो 2.8%। अब आइए दूसरा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा कि भारत में जनजातियों का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो अगर बात करें हम, तो 990 जनजातियों का भारत में अगर लिंगानुपात पूछा गया कि भारत में जनजातियों का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 990। और जिसमें सर्वाधिक मैक्सिमम सेक्स रेशियो गोवा का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका है? गोवा का। कितना? 1046, मतलब 1046। गोवा की जनजातियों का जो सेक्स रेशियो है वो वहां 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 1046। और सबसे कम जम्मू कश्मीर, कितनी है? 924। तो जिन लोगों को भी ये नहीं पता है कि सेक्स रेशियो या लिंगानुपात क्या होता है, जेंडर रेशियो क्या होता है, तो मैं बता दूं, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कुल जनसंख्या जो होती है या कुल संख्या जो होती है उसे कहा जाता है लिंगानुपात या जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो। क्लियर? तो पूरे भारत में अगर पूछ लिया प्रश्न कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला स्टेट कौन है, तो जवाब होगा गोवा। और अगर पूछा कि सबसे कम कहां का लिंगानुपात है, तो आज जम्मू कश्मीर एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे कम कहां है? जम्मू कश्मीर में। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनिएगा
मैं यहां खुद लिख दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से सुनते रहिएगा। प्रश्न आएगा कि भारत में टोटल कितने ऐसे स्टेट्स और कितने ऐसे यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जहां कोई ट्राइब्स नहीं है। ऐसे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती? तो इसका जवाब ध्यान से सुनना, पंजाब, हरियाणा, और पंजाब और हरियाणा के दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़। तो 3 ये हो गए आपके पास, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, और बचा दिल्ली एंड पुदुचेरी। ठीक, तो टोटल कितने स्टेट हुए? 2, पंजाब और हरियाणा। और टोटल कितने यूटी हो गए? तो 3, एक चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, और तीसरा पुदुचेरी। तो ध्यान से देखिएगा कि भारत में कहां कहां अनुसूचित जनजाति या एसटी या शेड्यूल ट्राइब्स नहीं पाई जाती है? तो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और पुदुचेरी में कोई भी एसटी नहीं पाई जाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर अपने नोट्स में मेंशन करिएगा, आप इसको यहां मत छोड़िएगा इस प्रश्न को। और जितने प्रश्न को मैंने अंडरलाइन किया है या सर्कल में लिया है बेटा, उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेंगे। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा ये फैक्ट पता चल गया होगा कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि बताइए भारत के कुल जनसंख्या का कितना % ट्राइब्स है, तो जवाब होगा 8.6। अगर पूछा कि कितनी जनसंख्या इनकी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, रूरल एरिया में रहती है, तो 11.3, और कितनी इनकी शहरों में रहती है, 2.8। और अगर पूछा भारत में जनजातियों का सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो कितना है, 990, और सबसे ज्यादा कहां है, तो गोवा में, और सबसे कम कहां है सेक्स रेशियो इनका, तो कहेंगे जम्मू कश्मीर। और ऐसे कितने स्टेट्स और कितने केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरीज हैं जहां कोई भी एसटी या शेड्यूल ट्राइब्स नहीं पाई जाती? तो देखो ध्यान से सुनना, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुदुचेरी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही सारी चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया फला और विच इज द 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। क्लियर? चलिए अब एक चीज आपको बता दें, जैसे मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा कि ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां जनजातियां नहीं पाई जाती, तो इनका टोटल जवाब होगा 5, जिनमें से स्टेट कितने हैं, 2, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 3। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहां पाई जाती है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं, तो इसका जवाब होगा एमपी। क्या जवाब होगा? एमपी, पहला जवाब। और दूसरा अगर प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा एससी शेड्यूल कास्ट कहां पाई जाते हैं, यानी कि अनुसूचित जातियां कहां पाई जाती हैं, तो इसका जवाब होगा यूपी। कहां होगा? यूपी। अब आपके पास 2 प्रश्न कि सबसे अधिक एससी कहां है, यूपी में, और पूरे भारत में सबसे अधिक एसटी कहां है, तो जवाब होगा एमपी में। देखिए ये स्टैटिक पोर्शन में बता रहा हूं आपको कि भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां कहां पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा एससी कहां पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में। और अगर प्रश्न पूछा गया आपसे कि बताइए भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्स कौन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में कौन है, तो इसका जवाब होगा भील। क्या होगा? भील। और ये 3 प्रश्न अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। पहला, ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां एसटी नहीं है। दूसरा, ऐसा कौन सा राज्य जहां पूरे भारत में सबसे ज्यादा ट्राइब्स निवास करती है, तो जवाब होगा एमपी। और अगर पूछेगा भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां सबसे ज्यादा एससी निवास करती है, तो यूपी। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो उसका जवाब होगा भील। आइए अब देखिए, जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है और अपने इस समूह में विवाह करता है, लिंग पर आधारित श्रम विभाजन के अतिरिक्त अन्य श्रम विभाजन नहीं करता, तथा वंशानुगत अथवा अन्य प्रकार की जनजाति समूहों से प्रभावित होता है। और इसके प्रत्येक समूह की अलग अलग भाषा, जितनी भी ट्राइब्स हैं उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। और जैसे मैंने कि क्लास शुरू होते ही मैंने आपसे एक प्रश्न डिस्कशन किया कि अगर कभी प्रश्न पूछा गया कि दुनिया की या विश्व की सबसे पुरानी ट्राइब्स कौन सी है, तो आपका जवाब होगा जारवा। क्या होगा? जारवा। और जारवा जनजाति कहां निवास करती हैं, तो अंडमान निकोबार में। चल ये जनजाति समूह अपनी संस्कृति और क्षेत्रीय संगठनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है। अब किंतु भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है।
चलिए 2 बार हो गया है, नहीं किया गया है। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि बताइए एसटी को यानी कि अनुसूचित जनजातियों को किस आर्टिकल में रखा गया है? ये आपके लिए प्रश्न होगा। एसटी को किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये आपके लिए टास्क होगा। चल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको। और भारत की प्रमुख जनजातियां, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो देखो, शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जनजाति वाले राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः लक्षद्वीप। ध्यान से सुनना, अगर प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज्यादा ट्राइब्स परसेंटेज कहां है, किस जगह पे, तो इसका जवाब होगा लक्षद्वीप। किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो लक्षद्वीप में। उसके बाद राज्य की बात करेंगे तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें मैं आपको एज ए पीपीटी सेंड कर दूंगा और आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप किसी भी वनडे एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। क्लियर? चलिए, ये देखिए भारत की कुछ जनजातियां हैं और मैं आपको बता दूं, मैं कुछ जनजातियों पे जहां मैं मार्क करूंगा उनको आप जरूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि बाकी को छोड़ना है, लेकिन जहां जहां मैं इंडिकेट करूं उनको विशेष तौर पर आप याद रखिएगा कि भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं। देखो, जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मूल रूप से इन 2 जगहों पे थारू जनजाति, कुछ हिस्से इनके कुछ भाग बिहार में भी हैं। तो देखो, थारू, ओरांव, खरवार, संथाल, गोंड, बिहरोर, कोल, कोरबा, कोराव, हो जनजाति। आ रहा समझ में? तो देखो, ज्यादातर ओरांव, खरवार, संथाल। देखो, और यह मत सोचना कि कोई एक जनजाति किसी एक जगह पे रहती है। अभी आप पढ़ोगे तो आपको झारखंड में भी मिलेगी, ठीक ना। गोंड की बात करोगे तो आपको ये एमपी में भी मिलेगी, ठीक है। तो ये जनजातियां जो हैं वो कहां पे हैं? बिहार में। कौन कौन सी? थारू, ओरांव, खरवार, संथाल, गोंड, बिहरोर, कोल, कोरबा, कोरा, हो जनजाति। क्लियर? और उत्तर प्रदेश की जो सबसे फेमस जनजाति वो है थारू। और आपको बता दें कि बहुत बार पूछा गया सवाल है कि भारत की ऐसी कौन सी जनजाति जो दीपावली पर शोक मनाती है? तो इसका जवाब होगा थारू ट्राइब्स। उसका कारण है कि थारू जनजातियां जो हैं ये इनके पूर्वजों की हत्या अमावस की रात यानी दीपावली के दिन की गई थी। इस वजह से ये जनजाति ऐसी है जो हर साल दीपावली पर क्या मनाती है? शोक मनाती है। तो आपके लिए एक यूनिक प्रश्न मिल गया कि भारत की ऐसी कौन सी जनजाति जो कि दीपावली पर शोक मनाती है? तो इसका जवाब होगा थारू जनजाति। अब ध्यान से सुनना, थारू जनजातियों को लेकर प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न पूछता है कि थारू जनजाति कहां पाई जाती है। तो अगर अकॉर्डिंग टू स्टेट पूछा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो हमारा जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ध्यान से सुनना, यूपी, उत्तराखंड और बिहार के कुछ क्षेत्रों में इनका निवास होता है, बट जनरली ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हैं। ध्यान से सुन लो। और एक चीज कि अगर स्टेट के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा तो या तो ऑप्शन में यूपी होगा या तो उत्तराखंड होगा। लेकिन अगर थारू जनजाति को लेकर प्रश्न बना है और ऑप्शन में स्टेट्स न देके इस तरह से प्रश्न पूछा है कि थारू जनजातियां कहां निवास करती हैं, और ऑप्शन आपके पास है भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये आपके पास अब है 4 ऑप्शन। अब बताइए, इस हिसाब से अब इसका जवाब देना होगा तो क्या जवाब करेंगे आप? एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन है, ये मैदानों की संरचना है। तो मैदानों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है, भाबर, तराई, बांगर, खादर और 5वां होता है डेल्टा। बट ऑप्शन मैंने आपको 4 दिया और प्रश्न आपसे है कि बताइए अब इनमें कहां निवास करती हैं थारू जनजातियां? तो इसका सही जवाब होगा तराई बेल्ट में। कहां पे? तराई रीजन में। अब ध्यान से सुनो, एक प्रश्न इसका और बनेगा कि बताइए थारू जनजाति कहां निवास करती है, और ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट। जैसे देगा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। ये ध्यान से सुनना, जितना भी भारत के उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट नेपाल को टच कर रहे हैं ये तराई बेल्ट होता है। आ रहा समझ में? तो अब उनमें से कोई भी एक ऑप्शन होगा जो सही होगा, बाकी आपको दे देगा मेरठ, गाजियाबाद, सोनभद्र और महाराजगंज।
अब प्रश्न पूछेगा, बताओ थारू जनजाति कहां पाई जाती है? तो हमारा जवाब क्या होगा? वो जिले जो कि तराई बेल्ट में स्थित हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के वो जिले जो नेपाल को टच कर रहे हो या नेपाल से सीमा बनाते हो। समझ में आ गया? तो थारू ट्राइब्स को लेकर 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं कि ऐसे कौन सी जनजाति जो दीपावली पर शोक मनाती? तो थारू। थारू जनजाति कहां रहती है? तो या तो उत्तर प्रदेश या तो उत्तराखंड। अगर पूछेगा थारू जनजाति कहां रहती है और इस तरह के ऑप्शन होंगे तो जवाब होगा तराई बेल्ट। और अगर डिस्ट्रिक्ट को लेकर पूछा कि थारू जनजातियां किस जिले में निवास करती हैं, तो बस दिमाग में यह कॉन्सेप्ट बैठा लेना कि वो जिले जो नेपाल को टच करते हैं। क्लियर? चलिए, तो जौनसारी, थारू, गोंडा, सहरिया, खरवार, बुक्सा, पतरी। और मैं आपको बता दूं कि खरवार जनजाति देखो आप यहां भी है और यहां भी है। अब ध्यान से सुनना कि ये जो खरवार जनजाति है, ठीक ना, ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खरवार जो पाई जाती है वो सोनभद्र में पाई जाती है। कहां पे? सोनभद्र में। और ध्यान रखना कि खरवार की दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली संख्या बलिया जिले में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खरवार जनजाति कहां पाई जाती है? तो जवाब होगा सोनभद्र। और दूसरा कौन सा जिला जहां सबसे ज्यादा खरवार ट्राइब्स रहती हैं? तो इसका जवाब होगा बलिया डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? चलिए, अब आते हैं आंध्र प्रदेश। देखो, बंजारा, लवांडा, सुगली, कूबी, बगात, खरवार, चेंचू, बकला। तो इसमें सबसे ज्यादा फेमस आती है चेंचू। ये कई बार पूछी गई है कि चेंचू जनजाति कहां पाई जाती है? तो आंध्र में, आंध्र प्रदेश में। क्लियर? चलिए, अब आते हैं छत्तीसगढ़। तो देखो, इसमें ये जनजातियां जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, बहुत ध्यान से पढ़ना, इनसे कई बार प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। एक है अगरिया, एक है सहरिया। ये दोनों कहां की हैं? छत्तीसगढ़। बाकी तो और भी परजा है, बैगा है, कोरकू है, बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन इन दोनों को जरूर ध्यान में रखना कि अगरिया और सहरिया ये दोनों जनजातियां कहां की हैं? छत्तीसगढ़। कहां की हैं? छत्तीसगढ़। ठीक ना? और अब आते हैं मध्य प्रदेश। भील, गोंड, अगरिया, बिंजवार, परेशान, खरवार, कोल, कोरकू, सरिया, ओझा, बैगा जनजातियां। अब ध्यान से सुनना। देखो, एक समय था कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति हुआ करती थी गोंड। कौन सी? गोंड। लेकिन आज की डेट में भील। और याद रखना कि भील जो है वो राजस्थान की भी है और मध्य प्रदेश की भी है। मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूं भील से। अगर आपको याद हो, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576 1576 राजपूत राजा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। खैर, अकबर इस युद्ध में आया ही नहीं था। अकबर की सेना को लीड, यानी मुगलिया सेना को लीड कर रहे थे कौन? मान सिंह। तो मैं आपको बता दूं कि उस युद्ध में राणा प्रताप बुरी तरह जख्मी हुए और झालाजी मन्ना और इनके एक छत्री शक्ति सिंह थे जो कि मुगल सेना में थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि महाराणा प्रताप बुरी तरह से जख्मी है तो शक्ति सिंह ने मुगल सेना को छोड़कर साथ दिया। किसका? महाराणा प्रताप का। तो जब बुरी तरह से ये जख्मी हुए महाराणा प्रताप, तो इन्हें युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। भागना पड़ा नहीं, उनको निकाला गया, ये जा नहीं रहे थे। तो इनके सेनापतियों ने कहा कि आप बुरी तरह जख्मी हैं और राजा अगर आप पकड़े गए तो फिर हमारी पराजय होगी, क्योंकि किसी युद्ध में अगर राजा बंदी बना लिया गया तो वो राज्य हार गया, माना जाता है वो हार गया। तो इसलिए राणा प्रताप को वहां से हटा दिया गया और राणा प्रताप ने अरावली के जंगलों में अपना जीवन यापन किया कुछ समय तक। इनकी छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी सी बच्ची, और वो तुतली भाषा में उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आज क्या हुआ कि जो हम राजमहलों में रहते थे और आज हम सूखी रोटी खा रहे हैं, घास की रोटी खा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब महाराणा प्रताप अपने आप को पूरी तरह से लगता कि अब ये स्वस्थ हो चुके हैं, तब इन्होंने अपनी सेना में भील सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया था। और आपको बता दें कि मुगलिया सेना थी कितनी? 80,000। कितनी थी? 80,000। और महाराणा प्रताप की सेना थी 16,000। अब आप रेशियो देख सकते हैं। तो महाराणा प्रताप की सेना में जो सैनिक थे वो सब सैनिक कौन से थे? भील सैनिक। तो राणा प्रताप ने अपने भील सैनिकों से कहा कि बेटा, अगर तुम लोग एक एक भील सैनिक, अगर तुम लोगों ने मुगलों को 5-5 मुगलों को संभाल लिया तो यह युद्ध हमारी हाथ में होगा, यह जीत हमारे हाथ में होगी। और इस तरह से प्रशिक्षित किया कि ये 16,000 भील जनजातियां जो थी उनकी सेना में ये हावी पड़ गई मुगलिया सेना पर। और इस तरह से राणा प्रताप के द्वारा वो सारे क्षेत्र फिर से जीत लिए गए जिस पर अकबर का कब्जा हो चुका था। इसलिए इतिहास में कहा जाता है कि वो कौन सा युद्ध जो ना तो राणा हारे हैं ना तो अकबर जीता है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध। ये कहां है? राजस्थान में। और शायद आप एक नाम सुने होंगे, पूर्व राष्ट्रपति था अमेरिका का अब्राहम लिंकन।
और अब्राहम लिंकन जब आ रहा था भारत तो उसने अपनी माँ से पूछा था कि माँ मैं भारत जा रहा हूँ, बताओ क्या चाहिए भारत से। तो अब्राहम लिंकन की माँ ने कहा था बेटा तुम अगर जा रहे हो भारत तो जरूर हल्दी घाटी की मिट्टी लाना, क्योंकि मैंने सुना है कि हल्दी घाटी की मिट्टी का राजपूत महाराणा प्रताप बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। तो ये पहचान पूरे विश्व में राणा प्रताप की थी। और उनकी सेना में साथ देने वाली जनजाति कौन थी? भील। तो ये ध्यान रखना, आज की डेट में भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्स कौन है? भील। क्लियर? चलिए राजस्थान की बात करें तो देखो राजस्थान में भी मैंने अभी कहा कि भील जनजातियां एमपी में भी हैं और राजस्थान में भी हैं। लेकिन एक काम की चीज मैं आपको बता दूं, बड़ी कमाल की बात बता रहा हूं, ये मीणा ट्राइब्स। ध्यान रखना, जनजातियों में सबसे एजुकेटेड ट्राइब्स कौन होती है? मीणा। अभी कुछ दिन पहले मैं पटना घूमने गया था तो पता चला कि वहां के जो डीएम हैं वो मीणा हैं। और उठा के आप चेक करिएगा यूपीएससी के एग्जाम में बहुत सारी ट्राइब्स मीणा, जो मीणा जनजातियां हैं, ये यूपीएससी की पोस्ट को बहुत जल्दी कवर करती हैं। ये बहुत ही टैलेंटेड होते हैं लोग। तो ये मत सोचना कि जनजातियां पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, ये बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं। और यूपीएससी के लिस्ट में कभी आप ढूंढिए तो आपको मीणा लोग जरूर मिलेंगे। तो ये मीणा जनजाति कहाँ की है? राजस्थान की, ठीक है ना। और सिविल सर्विसेज के परीक्षाओं में इनका दबदबा हमेशा रहता है। तो मीणा, भील, कोकना, ठीक है, गार्सिया, थारी, पटेलिया, सरिया जनजातियां, ये सब कहां की हैं? राजस्थान की। बट ध्यान रखना कि राजस्थान की जनजातियों में दो को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक मीणा और दूसरा भील। क्लियर? और झारखंड की बात करें तो देखिए झारखंड की जो फेमस ट्राइब्स हैं, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, बिहरोर, ये जनजातियां जो मैंने 5 को इंडिकेट किया है, ये अब तक सबसे ज्यादा बार पूछी गई। अच्छा सॉरी, एक और है बैगा। ये जितने को मैं सर्कल कर रहा हूं आप इनको जरूर याद रखिए, बाकी आपको ये नहीं छोड़ना है। नागेसिया, असुर, ये जानते रहिएगा, क्योंकि आजकल के एग्जाम की जो स्ट्रेटजी बनी है, मैं आपको बता दूं कि जो चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हैं वो नहीं पूछी जा रही हैं। जैसे मैंने कहा कि भील और मीणा आप जान गए राजस्थान की है, तो जानते हैं एग्जाम में पूछ देगा गर्सिया कहां की जनजाति है, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये पता है कि बच्चा रट चुका होगा। और जो चीजें हाईलाइटेड होती है उसको बहुत मन से लोग पढ़ते हैं, बहुत देर तक पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इनके साथ साथ आपको इनको भी याद रखना है, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी इनकी भी बन रही है आजकल परीक्षाओं में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में देखो गद्दी, गुज्जर, भोटिया, बेदा, ठीक ना, किन्नौर, खंपा, डोबा। तो ये देखो गद्दी जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल में है। और ध्यान रखना ये है गुज्जर, कंफ्यूज मत होना, एक जनजाति होती है गुर्जर और एक होती है गुज्जर, ये दोनों अलग हैं। तो गुर्जर राजस्थान के हैं, वहां भी पाई जाती हैं ये, ठीक ना। और गुज्जर ये पाई जाती है कहां? हिमाचल में। तो देखो इसके जो फेमस हैं वो किन्नौर, गद्दी, गुज्जर, समझ में आ रहा है। और गुजरात की अगर बात करें, देखो यहां भी कुछ हिस्से में भील हैं, राजस्थान गुजरात सटा वाला क्षेत्र, ठीक ना। बरदा, कोली, डबरा, खारी, चारण, रथवा। तो इसमें मेनली जो आप हैं ये देखिए, इनकी एक जनजाति चारण पूछी जाती है, ये एक आध बार आ चुकी है परीक्षाओं में, ठीक ना। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अबोर, दफला, आपातामी, खोवा, गालो, मोबा, मिश्मी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अबोर, मिश्मी, इंग्लिश में इसको डाफला कहते हैं, और ये बहुत हाईलाइटेड है। इनमें से ये जो 3 है ना, ये वहां की पहाड़ियां भी हैं, मीरी, मिश्मी, अबोर, डाफला, ये सब अरुणाचल की पहाड़ियां हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने नाम सुना होगा गारो खासी जयंतिया, अभी आगे आपको हो सकता मिलेगी भी वो मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया ये 3 ट्राइब्स भी हैं और मेघालय की 3 हिल्स भी हैं। और मानसून के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यानी विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो मासिन राम। और मासिन राम कहाँ है? मेघालय में। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रश्न होगा कि आखिर क्या वजह है कि मासिन राम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, लगभग 1200 सेंटीमीटर। तो उसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उसका मेन रीजन यही है कि ये जो है वो 3 पहाड़ियों से घिरी हुई है। मासिन राम जो है वो गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिस वजह से बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है वो जाकर इन्हीं पहाड़ियों से टकराकर जमकर बारिश करता है। और ये जो मासिन राम है ये स्पेशली खासी पहाड़ी पर है, इसलिए यहां से भी एक प्रश्न आपको मिलेगा कि दुनिया की सबसे अधिक वर्षा वाली पहाड़ी कौन है? तो जवाब होगा खासी। स्थान पूछेगा तो मासिन राम, स्टेट पूछा मेघालय। क्लियर? आइए
ओडिशा, खोंड, कोल्ड, गोंड, मुंडा, बोंडा, महाली, संथाल, मुआंग, खरिया, डोंगरिया, कोंध। ठीक है, देखो कोंध से भी प्रश्न आ चुका है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, ये कहां की है? ओडिशा की। क्लियर? चले आते हैं आगे। अब देखिए वेस्ट बंगाल में संथाल, उरांव, भूमजी। देखो अब ये सब कुछ नए नाम है जो आपको सुनने को मिल रहे होंगे। भूंजी, लोधा, ठीक ना। एक होती है भोक्सा, बुक्सा नहीं, भोक्सा, ये भी कहां की है? बंगाल की है। केरल में पनियान, मवियान, नायर, दाफर, उराली, चेंचू। देखो चेंचू आंध्रा में भी है, स्पेशली ये आंध्रा की है। अगर आंध्रा ऑप्शन में नहीं तो हम केरल पे टिक कर सकते हैं। क्लियर? मोपला, सुमली, इरुला। ठीक। और उत्तराखंड की देखो थारू, मैंने पहले ही कहा। अभी मैंने कहा देखो बुस्का, बुस्का नहीं, ये बुक्सा होती है। मैं यहां लिख दे रहा हूं बुक्सा। और एक होती है भोक्सा। भोक्सा अलग है, बुक्सा अलग है। तो जौनपुरी, जौनपुरी जौनसारी ही कहते हैं उसको। जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी। हाँ ये देखो राजी, ये भी है। भोटिया, ध्यान रखना, भोटिया अलग ट्राइब से, भूटिया अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। भोटिया और भूटिया, ठीक ना। अंडमान निकोबार, देखो अंडमानी, सेंटलीज, जारवा, जारण, बैकड़ा, शोम्पेन, कोरो या कोरा, ताबू, येरे, ये सारी चीजें हैं। और मैं बता दूं कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि पूरे विश्व में सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है, तो इसका जवाब होगा जारवा। किसको? जारवा। यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं, यह विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति है। विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति। विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति है। क्लियर? तो अगर प्रश्न पूछा कि ओंग, जारवा, शोम्पेन, सेंटलीज या तमाम तरह की जो ये नाम लिखे हुए हैं, ये सारी जनजातियां कहां निवास करती हैं? अंडमान निकोबार। और मैंने अभी आपसे बताया कि यहां की सबसे खतरनाक जनजाति होती है सेंटलीज। कौन सी? सेंटलीज। क्लियर? और अगर आप, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, सेंटलीज आइलैंड पे ये लोग रहते हैं, और अगर आप बिना सरकार की अनुमति के जाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन आपके बच के आने की उम्मीद भी बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये बड़ी ही एक तरह से कह सकते हैं आक्रोशित होती हैं, और ये जैसे ही आपको देखेंगे आपके ऊपर आपका शिकार करने के लिए तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ जनजातियां हैं जिनको आप देख लो, बाकी जो बचेगा नेक्स्ट आगे हम आपको देख लेंगे, आगे वाली क्लास में बता देंगे। और उम्मीद करते हैं कि जिन जिन चीज़ों को मैंने आपको इंडिकेट किया है उन पर आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे अगर पूछा जाए आज के डेट में भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्स कौन है, तो भील। और भील एमपी में भी है, राजस्थान में भी, कुछ हिस्सा गुजरात में, तो कुछ जगह गुजरात में भी थोड़ी जगहों पे ये पाई जाती है। ठीक ना। और ये जो जो हमने सर्कल में लिया है ना, इनको आप जरूर याद रखिएगा। जैसे अब मैंने इससे जो प्रश्न बता दिया आपको कि विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति किसे मानते हैं? जारवा को। और जारवा कहाँ रहती है? अंडमान निकोबार। और अगर अंडमान निकोबार जो है वो कहाँ स्थित है, तो बे ऑफ बंगाल में। क्लियर? चलिए, तो बाकी टॉपिक पे हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और जितने भी मैंने प्रश्न को आपको मेंशन करने के लिए कहा है या कमेंट करने के लिए बोला है, आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि उसका रिप्लाई हम जरूर देखेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।